कर देता है, ऐसा नहीं करता, या चुनावी प्रक्रिया को खत्म कर देता है, ऐसा नहीं है। वो अपने को जज्बात दिखाने के लिए फटा पहन के रहेगा और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को भी वो सामने रखेगा, उसी के अंदर रहेगा। संविधान भी बोलेगा हम मानेंगे, बोलेगा हम चुनाव की प्रक्रिया भी मानेंगे, जज्बात की प्रक्रिया भी मानेंगे, उसको मरोड़ करके, मैनिपुलेट करके, नियमों को बदल करके, संविधान की धाराओं को बदल करके, पूरा का पूरा संकुचित करके जनवादी अधिकारों को छीन, जैसे अभी कर रहा है आपके 4 लेवल बोर्ड के सामने नहीं कर रहा है, कुछ अलग से नहीं कर रहा है। संविधान के अंदर रह करके ही हमला, किसानों के ऊपर हमला, तो ये हमला का उग्रतम रूप पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर में है, उसको रख करके सामने रख करके नए रूप में आएगा। इसके हमले नए तरीके से आएंगे। आज लंबियास होगा, कल मोकशी होगा, परसों मस्जिद मंदिर होगा, उसके बाद एक देश एक राष्ट्र होगा। इस तरीके से संकट पैदा हो रहा है, उस संकट से ध्यान हटाने के लिए तमाम वायदे करके आएंगे और साथ ही साथ उग्र राष्ट्रवाद को ये आगे बढ़ाएंगे, नस्लवाद को बढ़ाएंगे, उग्रवाद को बढ़ाएंगे और बढ़ा करके अपनी जो प्रणाली है शासन करने की मकसद एक, मकसद क्या है? मकसद ये है कि पूंजीवाद और बढ़ नहीं पा रहा है और मुनाफा 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 और मुनाफा चाहिए। शोषण की एक लिमिट तक पहुंच रहा है, शोषण करने के लिए उस जनतांत्रिक अधिकारों को अगर नहीं छीनेगा और मुनाफा देगा कैसे? इसलिए न फांसीवाद, पूंजीवाद और उसको अपने भी दोनों के लिए बहुत से पूंजीवाद क्या कर सकते हैं कि वो जो हमलावर तरीका है उसका, वो उग्र रूप जो है उसका बहुत जरूरी है उसके लिए और उसको शासन करने के लिए और विस्तार में नहीं जा पाऊंगा। फांसीवाद के ऊपर इतना ही कहना चाहूँगा, हमारी पार्टी ने पहली दफे शब्द का इस्तेमाल किया, शौक से नहीं किया। क्यों कर रहे हैं उसका इस्तेमाल? आपको याद है कि हमारी पार्टी के कार्यक्रम के अंदर लिखा गया है साफ तौर पर कि भारत की राज्य क्षमता मोनोपोली कैपिटल एकाधिकार पूंजीपति के हाथ में है, नेतृत्व कर रहा है, साथ में गठजोड़ है, किसानियों का ये भागीदारी होता है। हमने पूरा ये क्यों नहीं कहते कि पूंजीवाद, अभी हमने चिन्हित किया कि एकाधिकार पूंजीवाद हमारा मुख्य दुश्मन है। इसी तरीके से अगर हम न फांसीवाद को पहचानेंगे नहीं कि हमको किसको चिन्हित करना है और किसके डायरेक्शन, किसके अगेंस्ट में जाना है, लड़ाई को चढ़ना है, अगर हम उसको अंडरलाइन नहीं करेंगे, रेखांकित नहीं करेंगे तो कल हम चुके हैं। अगर बताइए तो अगर फांसीवाद आ गया होगा तो आपके मीटिंग करता क्या? आप चुनाव करते, आप संविधान की बात करते, आप लेबर कोड के ऊपर 7 जुलाई का हड़ताल कर लेते। अगर फांसीवाद आ गया होगा, हमारे देश में 2 बंपर पार्टियां के तौर पर सीपीआई और सीपीआई दोनों की समझ हमसे नहीं है। सीपीआई की समझ है कि मोदी जो है वो जो बीजेपी की सरकार है वो फांसीवादी, और माले की यह धारणा है कि पूरी तौर पर फांसीवाद भारत में आ चुका है। अगर हम कहेंगे कि फांसीवाद आ चुका है, अगर फांसीवाद आ चुका है कहते हैं, इसीलिए सीपीआई वामपंथी एकता से नहीं आता। वो कह रहा है कि फांसीवाद आ गया है, इसलिए फांसीवादी विरोधी मंच बना, वामपंथी एकता बहुत जरूरी नहीं है। इसीलिए माले भी इस बात को कह रहा है, परंतु जब वर्गीय दृष्टिकोण से लड़ाई करना होता है, जब कोई साथी नहीं मिलता है, तब वामपंथी एकता को बाध्य होकर बनाना पड़ता है लड़ाई के मैदान में, जैसे कि लड़ाई हो रहा है, जैसे कि
लो। इंडिया गठबंधन में ब्रॉडर रणनीति बना रहे चुनावी दृष्टिकोण से लड़ाई के मैदान में वामपंथी के साथ और जरा समझने की कोशिश कीजिए। हमारे पार्टी के पोजीशन और दूसरे पार्टी के पोजीशन में वामपंथी पार्टी के पोजीशन में फर्क। हम स्पष्ट तौर पर कहना चाहते हैं कि फांसीवाद नया मुखौटा पहन करके यहाँ पर धीरे धीरे आने की कोशिश कर रहा है। उसके चरित्र, उसके लक्षण, उसके गुण हमको दिखाई पड़ रहे हैं पूरे, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि फांसीवाद आ चुका है या न फांसीवाद आ चुका है। क्या अभी जो केंद्रीय सरकार जो है वो पूरी तौर पर फांसीवादी सरकार है? हमने फांसीवाद अभी देखा नहीं है। आप देखिएगा, हम बात कहना चाहेंगे जब अतिरंजित करके कह रहे हैं कि फांसीवाद आ चुका है। अगर फांसीवाद आ चुका होगा तो आपने बीजेपी की ताकत घटा कैसे दी पार्लियामेंट के अंदर? तो जनता की ताकत थी। अभी भी जनवाद अभी वो करके उसको अकेल सकता है, पीछे ले जा सकता है अपने वर्गीय लड़ाई संघर्ष के सामने और पार्लियामेंट के अंदर की लड़ाई को भी लेकर के दोनों तरीके मिला करके शुरू जा सकते हैं। ये इसको खत्म कर देंगे कि हम जनवादी लड़ाई की प्रक्रिया के माध्यम से इस नवफासीवाद को परास्त कर सकते हैं, गलत। इसीलिए हमारे कॉमरेड्स को स्पष्टीकरण होना चाहिए कि नवफासीवाद को क्या कह रहा है। दूसरी बात, कॉमरेड रामकृष्ण ने कहा और काशीराम ने प्रस्तावना में रखा, क्या बात रखा? हिंदुत्व कॉर्पोरेट गठबंधन एक्सेस, यही बात है। हिंदुत्व का मतलब हम क्या समझते हैं? क्या हिंदू? बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, बहुत बड़ी गलती चुप हो जाएगी। हिंदुत्व का मतलब समझने के लिए मैं आपको बहुत बड़े शब्दों में कहना चाहूँगा। 1939 वही एरा जबकि वहाँ पर फांसीवाद का उदय हो रहा था, मुसलमानी और इसी समय में गोलवालकर जी आरएसएस के पुस्तक लिखते हैं, वी और आवर नेशनहुड डिफाइन, यानी हम और हमारी राष्ट्रीयता की परिभाषा। उस पुस्तक में वो स्पष्ट लिखते हैं, ये एक थीसिस लिखते हैं वो भारतवर्ष के लिए 1939 वो कहते हैं कि ये उस थीसिस में वो हिंदू राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, यानी हिंदुओं का राज्य नहीं, वो एक ज्योग्राफी, यानी अफगानिस्तान से लेकर के, बर्मा से लेकर के, श्रीलंका से लेकर के, नेपाल से लेकर के, पाकिस्तान से लेकर के, बांग्लादेश को पूरा मिला करके वो अखंड भारत हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, वो कहते हैं कि ये इस राष्ट्र में हिंदू लोग ही प्राथमिक तौर पर रहे हैं, हमेशा से रहे हैं, बाकी सब जो है वो हमलावर है। क्यों? अगर हिंदू संस्कृति या हिंदू लोगों का है तो ऐसा तो था नहीं। पहले तो हुआ इंडस वैली, हिंदू कुश सभ्यता, हिंदू घाटी की सभ्यता, उस समय से ये जो हिंदू कुश की सभ्यता थी कहां से आई? ये यहाँ पे थी नहीं, ये यूरेशियन कंट्रियों से वहां से तरफ से वो माइग्रेट करके आया, आर्कटिक देशों की तरफ से आया, आर्य लोग आए। आर्य लोग को घोड़ा चलाना आता था, वो बहुत बलिष्ठ होते थे और औजार उनके पास था, इसकी वजह से वो यहाँ पर आए और उन्होंने कब्जा किया। यहाँ अनार्य शब्द जो कहा जाता है, द्रविड़ियन, वो पहले से यहाँ थे, आदिवासी यहाँ थे। परंतु गोलवालकर जी कहना चाहते हैं कि हम ही मूल हैं यहाँ के। हिंदू जो रेस है वो रेस यहाँ का नहीं, माइग्रेट करके आया है। क्यों? इसका तो उल्लेख वेद में मिलेगा, एकमात्र दस्तावेज वेद है संस्कृत में। संस्कृत कहाँ से बना है? संस्कृत बना है आपका इंडो यूरोपियन लैंग्वेज से, उधर आर्कटिक देशों से, ईरान की तरफ से, उस तरफ से देशों से जो है भाषा आस्ते आस्ते आई, हिंदी भाषा बनी
और उसका धर्म भी हिंदू धर्म है, वो मूर्ति पूजा करता है, ये प्राथमिक तौर पर आया। तब ये पूछा गया कि लाला लाजपत राय ने स्पष्ट तौर पर कहा कि वेद जो है संस्कृत भाषा में लिखी गई है और वो जो है आर्किटेक्ट देशों से आर्किटेक्ट मतलब समझ रहे हैं, जहाँ पर बर्फ जमता है हिस्सा, वहाँ से लोग माइग्रेट करके आए तब तक। लाला लाजपत राय जो है वो गोलवालकर से बहुत बड़े हिंदू नेता थे, उनसे वो लड़ नहीं पाए, चुप रहना पड़ा उनको इस बात को। मगर बाद में उनकी मृत्यु के बाद में तुरंत उन्होंने कहा कि बिहार और जो इलाका है पूरा, वो इलाका जो है वो पहले आर्किटेक्ट लोग में था, ज्योग्राफी के, और बाद में फिर वो भूस्खलन के वजह से दूसरे तरफ हो गया। बड़ी महत्वपूर्ण बात भूखंड का भूस्खलन की वजह से अगर शिफ्ट करता भी है तो पूरा जनता और पूरे संस्कृति को लेके आता है। ऐसा तो नहीं कि वहाँ की संस्कृति को वहाँ छोड़ देगा और फिर यहाँ लेके आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आज के दिन में वो पुस्तक जो है आरएसएस के लिए एक बाइबल की तरह है, रामायण की तरह है, गीता के लिए तरह है, वो हिंदू राष्ट्र के परिवर्तन के साथ में इसको लेना चाहता है। उसमें आपत्तिजनक बात क्या है? आपत्तिजनक बात खास तौर से यह है कि वो एक अवधारणा पर है, क्या हम मूल हैं और बाकी सब आक्रमक है, आक्रमणकारी है, इनकी भगाओ, हम शोषित हैं। इसलिए अभी तक बोलता है कि हिंदू होता है, अभी भी बोलता है हिंदू का खतरा है, हिंदू खतरा है। क्यों? हम प्रताड़ित हैं, हमको प्रताड़ना किया गया, मुगल लोग आया, बाहर से आया, सब लोग आया, अलेक्जेंडर आया, सब हमको यहाँ पर शोषित किया, शोषण किया हमारा, यानी हम त्रस्त हैं और हमारा शोषण किया जा रहा है। इसलिए हम और वो को लेकर के समाज को पूरा गोलवालकर के थीसिस के अंदर नहीं, यानी आर्य को वो हिंदू बोलते हैं, जबकि आर्य यहाँ का है नहीं। इवन अपने सुविधा के लिए मुसलमानों को टारगेट करने के लिए, क्रिश्चियन को टारगेट करने के लिए, बुद्ध धर्म को, जैन धर्म को, सिख धर्म को कहते हैं कि हिंदुत्व का एक पार्ट इस साजिश का ये हिंदू धर्म का जो संस्कार है या कल्चर है उसको बढ़ाने के लिए आगे, उस पद्धति को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि एक राजनीतिक प्रकरण है जो पूरे बड़े भूखंड में शासन के लिए बनाया जा रहा है और ये डिवाइड करके पॉपुलेशन को जो है यहाँ पर एक वासीवादी तरीके से आगे बढ़ाना चाहता है और शासन को। अब आप कहेंगे कि आरएसएस ने किया तो बीजेपी से क्या लेना देना है? तो सब जानते हैं कि बीजेपी उसका अंग है, परंतु आप पढ़ लीजिएगा 1989 में पालनपुर शिमला के नजदीक बीजेपी का कॉन्क्लेव हुआ और बीजेपी के कॉन्क्लेव के अंदर हिंदुत्व के डॉक्ट्रिन को, हिंदुत्व के थीसिस को बीजेपी अडॉप्ट किया और वहीं से राम मंदिर के ऊपर रेजोल्यूशन लेकर आया। उसके बाद और रक्षा करने के लिए वह संस्कृति की और धर्म के रक्षा के तौर पर ये परिकल्पना है, ऐसा नहीं है। ये एक राजनीतिक परिकल्पना है जिसको देश को विखंडित करके लागू करने की कोशिश करना चाहते हैं। यहाँ के संविधान को अपभ्रंश करना चाहते हैं। अपने संविधान जो मनुवादी इसका ऐलान करते हैं खुले तौर पर। मनुवाद के अंदर आपको 4 वर्ण की व्यवस्था है, जिसके अंदर ब्राह्मणवाद की व्यवस्था है और उसको लेकर के बाकी जनता जो है उसको शोषण के जगह ले जाना चाहिए। और नारियों का स्वयं दर्जे का नागरिक, ये परिकल्पना हिंदुत्व का जो परिकल्पना है, मगर ये क्या बातें जनता जानती है? हम लोग भी बहुत समय बहुत संगीन तरीके से नहीं सोचते इस बात को कि हिंदुत्व का मतलब क्या है। हिंदू के जो संस्कार है वो पूजा के माध्यम से आप आराध्य देव के साथ में आप पूजा कर रहे हैं और अपने
आत्मा और परमात्मा के जो मिलन है उसकी बात करते हैं, मोक्ष की बात करते हैं, स्वर्ग की बात करते हैं। वो सब बातें इसके अंदर इसको बढ़ाने के लिए नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हिंदू धर्म के हम अनुयायी है या नहीं है, मगर धर्म के प्रति हमारे पार्टी का क्लियर कट कंसेप्ट है कि धर्म जो है वो व्यक्तिगत मान्यता है। आप हिंदू हैं, बहुत अच्छी बात है। आप क्रिश्चियन है, बहुत अच्छी बात है। आप आदिवासी हैं, बहुत अच्छी बात है। आप बौद्ध हैं, बहुत अच्छी बात है। आप ब्राह्मण हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारे पार्टी में किसी धर्म के आधार पर समस्या नहीं की जाती है। हमारे पार्टी के अंदर हम प्रश्न देते हैं कि हमारे पार्टी के अंदर वर्ग के दृष्टिकोण से लड़ाकू साथी हमारे अंदर संघर्ष करने के लिए आते हैं, जो कि क्रांति के माध्यम से शोषण को खत्म कर सकें। अब तो धर्म का विवेचन नहीं है। इसलिए हमारी राजनीति और ये जो नवफासीवादी राजनीति है, इसके अंदर जबरदस्त टकराहट है हिंदुत्व के सवाल पर। ये हिंदुओं की बात साम्यवाद भी मानव की मुक्ति चाहता है, और बहुत सारे धर्म वो भी मानव की मुक्ति की बात करते हैं। आपको कोई उसमें टकराहट नहीं है। आप अपने रास्ते से मुक्ति चाहते हैं, अपने रास्ते से मुक्ति चाहते हैं। हमारी समझ ये है कि हमको मुक्ति ऐसी मिलेगी जब आपकी समझ हमारी जैसी हो जाएगी, आप भी वही जाएंगे। इसलिए हमारी वहां टकराहट नहीं है, क्योंकि हम मानवता के उत्थान की बात करते हैं। हम मानवता को डिवाइड करने के लिए, उसको शोषण करने के लिए बात नहीं करते। बात लीजिएगा इसको, और कम से कम ब्रांचों के अंदर इस बात को ले जाने की नहीं तो हिंदुत्व का मतलब अब हिंदू वाली पार्टी समझते हैं। हिंदू वाली पार्टियां बहुत भारत में हिंदू कॉर्पोरेट, हिंदुत्व कॉर्पोरेट का कर दो। कॉर्पोरेट का मतलब क्या? कॉर्पोरेट का मतलब क्या? कॉर्पोरेट का मतलब जैसे मोनोपोली कैपिटल, हाँ, मगर उसमें भी विशेषण है। हम जानते हैं कि पूंजीपति जो है, पूंजीवाद का विकास होता है प्रॉफिट से, मुनाफा से। पूंजीवाद मुनाफा के लिए काम करता है और अपना मुनाफा, ये तो हम जानते हैं। मुनाफा कैसे आता है? श्रम का शोषण से, ये हम जानते हैं। अगर सारे मुनाफे श्रम के शोषण से नहीं आते हैं, ये मार्क्स ने बताया। जो नैसर्गिक रिसोर्स है उसका पूरा पूरा कब्जा अगर कर लेंगे हम, इसको कहते हैं प्रेडेटर कैपिटल या नरभक्षी या अत्यंत, ये क्या हम लोग ध्यान नहीं पड़ रहा उसका, वो कैपिटल जो कि पूरे नैसर्गिक क्षमता, जैसे कोलेरिल्स क्या कर लो, जंगल क्या कर लो, उसमें श्रम का दोहन किए बगैर जो नैसर्गिक संपत्ति के देश की संपदा है उसको पूरा अपने, ये पूंजीवाद जो है, ये पूंजीवाद कॉर्पोरेट की तरह काम करते हैं, जो कि उसका दरबारी पूंजी का मतलब उसकी दरबार में बैठ करके अपने पूंजी के विकास के लिए क्या नीतियां होंगी वहां निर्धारित करता है। कॉर्पोरेट का मतलब सिर्फ पूंजीवाद नहीं, पूंजीवाद से बढ़कर क्या परिस्थितियां, उसका गठजोड़ कैसे है, मैं आपको अनुभव देता हूँ। आरएसएस के ऑफिस में टाटा साहब जाते हैं, रिलायंस के मालिक लोग जाते हैं, अडानी जाते हैं और अपनी नीतियों के बारे में चर्चा। राम मंदिर बनता है तो उसका कंस्ट्रक्शन का ठेका टाटा को मिलता है, और उसने कहा कि हम इसको कोई भी मुनाफा नहीं। जब राम मंदिर का होता है वहां पर तो जितने यहाँ पे कॉर्पोरेट से टॉप वो ये नेक्सस बनता है। दूसरी बात, इस नेक्सस के वजह से जितने भी धर्म है, जितने भी उसके संस्कृति के अंदर धार्मिकता के साथ साथ में धर्मांधता को बढ़ाने में ये पैसा लगा रहे हैं। बात स्पष्ट हुई। हर धर्म के धार्मिकता के अंदर जो भी अनुष्ठान है उसके अंदर इस पूंजीवादी का इन्वेस्टमेंट हो रहा है धार्मिकता को बढ़ाने के लिए, अंध धार्मिकता को बढ़ाने के लिए। आज आप
एलिमेंट है जो अभी तौर पर समाज को उसमें धर्मांधता में उलझा गया। इसलिए जो हमें पासीघाट बात कर रहे थे रामकृष्ण भी रखा था कि हमको धर्मांधता के खिलाफ में वैज्ञानिक सोच के साथ में भी आगे बढ़ने की आवश्यकता है। यानी हिंदुत्व कॉर्पोरेट नेक्सस अभी पूरा नहीं। भाई हिंदुत्व को तो उसने पैसा दिया और बढ़ाने के लिए, धर्मांधता बढ़ाने के लिए कहा कि डिवाइड करो लोगों को, उसके लिए पैसा दे रहे हैं। कॉर्पोरेट को क्या मिला? कॉर्पोरेट को मिला जनरल, कॉर्पोरेट को मिला माइंस, कॉर्पोरेट को मिला चार लेबर कोड। जैसे वो 100 जॉब बनाएगा कि काशीनाथ तक बोल सकता है कि 12 घंटे काम करके अपना कॉर्पोरेट को मिल रहा है प्राइवेटाइजेशन, पब्लिक सेक्टर्स का पूरा पूरा बना हुआ जितना संपत्ति है देश का उसको सस्ते दामों बेच रहा है। ये नेक्सस का गठजोड़ तुम्हारे धर्मांधता को हम बढ़ा रहे हैं, तुम हमारे पूंजी का मुनाफा को बढ़ाओ। ये गठजोड़, इन बातों को समझे बगैर किस तरह से हमला हो रहा है, इसलिए मैंने कुछ बातें आपके सामने। दूसरी बात, मैं एक बुनियादी बात आपके सामने और रखना चाहता हूँ। मार्क्सवाद हमको पढ़ाता है कि समाज एक तरह का नहीं है, विकासशील। हमने ये पढ़ा होगा, बहुत सारे क्लास हुआ होगा कि प्रिमिटिव कम्युनिज्म था, यानी क्या है इसका है आदिम साम्यवाद। आदिम साम्यवाद, आदिम साम्यवाद के बाद से क्या पौष्टिक तंत्र, लास्ट था पौष्टिक तंत्र। इसके बाद आपका जमींदारी व्यवस्था या सामंती व्यवस्था, उसके बाद पूंजीवादी व्यवस्था। ये व्यवस्था जो है बदलती है, कैसे बदलती है? व्यवस्था तब बदलती है जबकि प्रोडक्शन है या जो उसका सिस्टम है, अर्थनीतिक जो सिस्टम है वो चेंज होता है। यानी पूंजी जब मुनाफा कमाने लगता है तो पूंजीवाद की तरफ लेता है। सामंत अगर अपनी संपत्तियों को कब्जा कर रहा है, पूरे शासन का कब्जा कर रहा है तो सामंत का, गुलामों के जीवन को कब्जा कर रहा है तो गुलामी होता है ना। अर्थव्यवस्था मुख्य आधार है समाज का, परिचालना की मूल शक्ति है अर्थव्यवस्था। ये मार्क्स ने बताया। उन्होंने कहा कि ये जो अर्थव्यवस्था है वो बेस है, आधार, ये मान लीजिए आधार है, और इसके ऊपर खड़ा हुआ है बाकी स्ट्रक्चर। ये बेस है, ये बाकी सुपर स्ट्रक्चर अधिक संरचना है, यानी पार्लियामेंट, जुडिशरी, संविधान, सारी बातें, ब्यूरोक्रेसी, सारी चीजें जो है इसके अनुरूप चलेगी। ये इसको बढ़ावा देगा, ये इनको मजबूत करेगा, अपने अनुरूप बनाएगा। जब ये बदलेगा तब ये भी बदलेगा। आप पूंजीवाद को समाप्त कीजिएगा, अर्थव्यवस्था को समाप्त कीजिएगा तो संविधान आपके अनुरूप बनेगा, समाजवादी अनुरूप में बनेगा, मजदूरों के हित में बनेगा, किसानों के हित में बनेगा, गरीबों के हित में बनेगा समाजवाद के अंदर। ये बाकी चीजें जो है पुलिस, आर्मी, सारी आपकी व्यवस्था के अनुकूल बनेगी अर्थनीति के हिसाब से। और एक चीज ख्याल रखिएगा कि फासीवादी दौर में इसमें थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है। वो परिवर्तन होता है क्या? इस संरचना के साथ साथ इटली में जब फासीवाद आया तो ग्राम्स्की बोलकर एक मार्क्सिस्ट वैज्ञानिक, समाज वैज्ञानिक, मार्क्सवादी, बहुत प्रखर मार्क्स के बहुत बड़ा नेता। उन्होंने कहा कि ये बेसिक प्लेटफॉर्म है अर्थनीति का, अर्थशास्त्र का, उसके ऊपर जो खड़ा हुआ है बाकी चीजें, उसके अलावा कुछ बातें हैं नागरिक बातें जिनका भी अर्थनीति के साथ में डायरेक्ट जुड़ाव नहीं है, जैसे अर्थ, जैसे भाषा, जैसे शिक्षा, जैसे जाति। ये सारी बातें जो हैं ये अर्थनीति को तय नहीं कर रही है और अर्थनीति भी इसको तय नहीं कर रही है, ध्यान रखिएगा। परंतु ये
अपने कंसेंट से, अपने अनुमति से उसको देता है कि हाँ ये सही है। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, इन चीजों पर इतना ज्यादा जैसे अभी मीडिया के माध्यम से किया जा रहा है। अभी जैसे कश्मीर में हुआ, तुरंत जो है राष्ट्रवाद 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 शुरू हो गया। ये उग्र राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए क्या इस्तेमाल कर रहा है? राजनीति में फर्क कर रहा है कुछ नहीं। वहाँ नस्लीय बातें, धर्मीय बातें, जाति की बातें, संस्कृति की बातें, इन बातों के ऊपर जो है उसके दिमाग में बैठ रहा है। आप लोगों ने शायद जिसको गंगा स्मृति कॉमेंट्री उन्होंने देखा होगा, एक सत्यजीत राय की सिनेमा, क्या नाम था उसका, राजा खान, जो राजा को पूछता है, हीरो राजा देश, इसमें एक साइंटिस्ट होता है जो कि एक साइंटिस्ट के घर में ले जाकर के घुसा देता है और बोलता है मगज धुलाई करूँ, मगज धुलाई हो रहा है। यानी उसके धर्म के, जाति के, उन संस्कार के, सारी बातों का ऐसी मगज धुलाई हो रही है कि समझ रहा है कि यही सबसे बड़ी चीज है और अर्थनीति का जो है उसको स्वीकार कर लेना है, मान लेना है, निकल के बोल रहे हैं वासी बात में इस चीज का इस्तेमाल अभी तक अपना मीडिया लगातार ये फांसीवाद में पूरे देश जो कि आपको समझना पड़ेगा और जनता को इसीलिए पार्टी कांग्रेस ने तय किया कि सिर्फ आर्थिक सवालों पे जो है ट्रेड यूनियन अपने मांगों पे सैलरी की बढ़ोतरी के लिए या नौकरी की सुरक्षा के लिए, किसान अपने मूल्य के लिए लड़ाई करेगा तो नहीं होगा। उसके साथ साथ इन सामाजिक बातों को प्रति आपको मुखर होना पड़ेगा। धार्मिक अनुष्ठान होता है तो वहां पर आप पूरा आरएसएस के आप छोड़ दीजिएगा तो वहां तो प्रधानता बनेगी और क्या होगी। इसीलिए ऐसे अनुष्ठानों में, ऐसे फेस्टिवल्स में, ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हमारा हस्तक्षेप हर जगह करना पड़ेगा, जिससे कि धर्मांधता को और नव फासिलवाद का जो तौर तरीका है, जो भी एक्सप्लॉइट कर रहा है, शोषण कर रहा है, उसका उजागर कर सकें आप लोगों को। बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। नीचे उतर करके इस तरह से बात करना जो है, अगर ये कठिन काम में लंबी साथी है। इसीलिए सिर्फ आर्थिक समस्याओं पर जूझने का कार्यक्रम हमारा नहीं है। तमाम सामाजिक सवालों को हमको लड़ाई करना पड़ेगा ताकि हम फासिलवाद के और हिंदुत्व के खतरे के खिलाफ मुकाबला कर सकें। दिल पे हाथ रख के बोलिए मुकाबला कर सकते सभी लोग नहीं कर पाएंगे। जब तक नहीं करेंगे तो हराएगा कौन? ध्यान रखिए कि फांसीवाद को भी हराया था सोवियत रशिया के क्रांतिकारी फौज ने, बहुत बड़ी कुर्बानी देकर के। अमेरिका नहीं गया था उसको उस तरीके से करने के लिए, इसमें तो 5 मिनट बम गिरा दिया। इसलिए कम्युनिस्टों को, वामपंथियों को ये विचारधारा स्पष्ट करनी पड़ेगी कि हमको अगर हिंदुत्व की परिकल्पना के साथ में लड़ना है तो कम्युनिस्ट को इसके साथ में लड़ाई करना पड़ेगा। हम डंडे की लड़ाई नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आधार को संरचना में चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हासिल करने की बात। उसके बाद पार्टी कांग्रेस के जो हमको समझने की जरूरत है। मैं 5 मिनट में थोड़ा हमारे देश में पूंजीवादी व्यवस्था है, सामंती व्यवस्था है, वही क्षमता में है, मगर इसका मतलब तो नहीं कि एक एक साल आज का 25 साल 20 साल का पहले का स्वरूप आज का स्वरूप खेल में नहीं है। आज गांव के अंदर, आज हमने हमारे शहरों के अंदर पूरा जो है संरचना चेंज हो रही है। गांव के अंदर जमींदार क्या तरीके से जो पहले है क्या तरीके से जमीनों की वर्चस्व के अलावा सामाजिक और संपत्ति की होता है, कैपिटल का वर्चस्व भी वहां पैदा हो रहा है, क्योंकि एक नई वहां पर श्रेणी पैदा हो गई है, नया वर्ग
जमींदार नहीं है, ये नव धनाढ़ वर्ग भी पैदा हुआ है। हम चुप रहे, हम चुप रहे। वो नव धनाढ़ वर्ग का जो गरीबों के साथ में टकराव है, शोषण है, उसको चिन्हित करके लड़ाई चलने में और समझना बात को। इसलिए ये लड़ाई बहुत मुख्य रूप से सामने आ गई है अभी कि नव धनाढ़ वर्ग जो है रूरल रिचुअल तैयार हुआ है, उसके साथ में हमारा गरीबों का क्या संघर्ष होगा, वर्ग संघर्ष होगा, इसको इसीलिए पार्टीशन डॉक्यूमेंट में कह रहा है कि बार बार कि जिन्हें मजदूरों का संगठन बनाना बहुत जरूरी है। इसके अलावा गांव के अंदर काम नहीं मिल रहा है, मनरेगा का भी काम पूरा नहीं मिल रहा है, शहर की तरफ जा रहा है, मजदूर बन जा रहा है। जो ग्रामीण मजदूर है, जो उस शोषण के कारण पैदा हुए हैं, जो कि गांव के अर्थनीति में है, देश के अर्थनीति में है, वो टकरार हम चिन्हित नहीं करते। वो वहाँ के डिमांड्स, वहाँ के टकरार, मैं नमूना बोल रहा हूँ। पूर्वी रांची में आदिवासी इलाके में, जंगल के इलाके में करीब करीब 750 परिवारों को जंगल के फॉरेस्ट के लोगों ने वहां से निकाला। पार्टी ने वहां पर किसान समाज उन्होंने 35 एकड़ जमीन जो है वहां पर जाकर कब्जा किया दोबारा। यानी हम लोग वर्ग संघर्ष कॉर्पोरेशन के नाम पर जिंदल को जमीन दे दी, सुना तुमने? वर्षिता हमारे आंदोलन में जिंदल जो है उसको हटा, हटने के बाद उतना वर्ष हो गया, अब तक नहीं। अब वह संघर्ष होगा, तुमने हमारी जमीन ले ली थी, तुम धनाढ़ लोगों ने हमारी जमीन ले ली थी, हम उसको कब्जा करेंगे। ये अगर विषयों को हम नहीं चुनेंगे, गरीबों के इस विषयों को नहीं चुनेंगे, उनका शोषण के विषयों को चुन करके जो नव धनाढ़ है उनके साथ में टकराव में नहीं जाएंगे तो बड़ा संघर्ष दिखा नहीं। ये हमारी पार्टी लोग नहीं रहेंगे इस बात को। दूसरी बात, ये नव धनाढ़ वर्ग है, इसी में से मैक्सिमम जो है ये रीजनल पार्टीज है, जो छोटी तमाम पार्टियां वो उसका प्रभुत्व उसको रिप्रेजेंट करते हैं। हम अक्सर जो है चुनाव के नाम पर उनके साथ में समझौता है। ठीक है, आप चुनाव के रास्ते में समझौता करते हो, वर्ग संघर्ष को क्यों छोड़ेंगे? वर्ग के टकराहट को क्यों छोड़ेंगे? गरीबों के टकराहट को क्यों छोड़ेंगे? उनको कौन जाएगा? चुनाव जीतने से उनका समस्या हल हो जाएगा। अब चुनावी रणनीति के तौर पर तो समझौता की बात अलग है, और मुख्य तौर पर गरीबों की सवाल के ऊपर जो नव धनाढ़ वर्ग है उसके साथ में हमारा ये पार्टी हमारी है। और जो इससे जो राजनीतिक समझ पैदा हो रही है कि राजनीतिक समझौता कर लो, जिससे पार्लियामेंट्री डेविएशन के तौर पर शहरी क्षेत्रों के अंदर जो मजदूर वर्ग है उनका टीकाकरण या टेम्पररी हो चुके हैं अधिकतर, वो अधिकांश हमारे साथ में हम उनको यूनिलाइज नहीं कर पाए हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, मॉडल यूनिट्स है, इंडस्ट्रियल प्लेसेस है, वहाँ पर जो परमानेंट एम्प्लॉइज हैं वो तो है, उनके अंदर पब्लिक सेक्टर के अंदर ये तमाम लोगों पर हमने कर किया है। मगर जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है उनका जो टीकाकरण हो चुका है मजदूरों का या प्राइवेटीकरण हो चुका है, जैसा कि वो करेगा ना, प्राइवेट तो करेगा, और ज़्यादा प्राइवेट करेगा, और ज़्यादा मजदूरों को जो है और ज़्यादा शोषित जगह पे ले जाएगा, तमाम तरह के शर्तें लगाएगा। सवाल पर या वो मजदूर जो कि परमानेंट जॉब में नहीं है, जिनकी स्थिरता नहीं है, सामाजिक जीवन पूरा उथल पथल में जा रहा है, उनका आगे में इन दोनों संघर्षों को अंडरलाइन तीसरी बात, बीजेपी को मात्र चुनाव में हराने से धक्का देने से नहीं चलेगा,
आइडियोलॉजी है हिंदुत्व, उसके खिलाफ में नीचे उतर करके हमको उसके आइडियोलॉजी का लड़ाई करना पड़ेगा, तब जाकर के हम उसको अभी और मान लीजिए हमने उसको धक्का दिया था पार्लियामेंट में धक्का जैसे मदद करके दिया, वोट कितना परसेंट घटा, वोट घटा, आधार रहेगा ना तो फिर वापस आ जाएगा। इसलिए उसको आधार को तोड़ना है, उसके हिंदुत्व के आधार को करना जरूरी है। सिर्फ उसको राजनीतिक तौर पर मुनासिब करना पार्लियामेंट में या असेंबली में ये इससे पूरा नहीं हो जाएगा। जब फासिला को हटाना है इसको काम करना। चौथी बात, एक बात मैं और रखना चाहता हूँ और ज़्यादा विस्तार नहीं करूँगा, बातें तो बहुत सारी। ये हमारा नौजवान या साधारण जनता, इसके पास में हम कहते हैं कि हम क्रांति करना चाहते हैं। हमारी क्रांति क्या है? जनता की जनवादी क्रांति। हम जनता की जनवादी सरकार बनाएंगे, बोलते हैं। कितने लोग समझते हैं? कितने लोगों को समझा पाते हैं? जनता की जनवादी क्रांति को कहना बहुत महंगा सुनने में लगता है, मुझे समझाते क्या समझ पाता है? जनता की जनवादी क्रांति समाजवाद में जाने का एक रास्ता है, तो हम जानते हैं ना। इसीलिए इस कांग्रेस में तय किया कि नौजवानों के ऊपर और सब जगहों पर जनता के जनवादी क्रांति को समाजवाद के साथ जोड़ करके बोलने की आवश्यकता है, प्रचार करने की आवश्यकता है, उत्साहित करने की आवश्यकता है। हिंदुत्व के टकराहट में समाजवाद और समाजवाद में पहुंचने का हमारा जनता की जनवादी ये नौजवानों को उसके अलावा एक ऑल्टरनेटिव विकल्प के तौर पर समाजवाद की प्रतिबंध करने के लिए इस बात को करने की आवश्यकता है। आप लोग पार्टी सदस्य हैं, आप लोगों के कंजम्पशन के लिए इस बात को